हाँ जी, तो चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 में आ जाते हैं, जो आखिरी इलस्ट्रेशन है। इसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम लोग चलने वाले हैं। इसमें क्या दे रखा हुआ, सबसे पहले रिक्वायरमेंट में चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ बोला रीड्राफ्ट द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज ऑन 1 जुलाई 2021। तो हमको यहाँ पे रीड्राफ्ट करना है बैलेंस शीट का आफ्टर गिविंग इफेक्ट इफेक्ट द टू रिडम्पशन एंड शो योर कैलकुलेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी अलॉटेड एंड नेसेसरी कैश पेमेंट। तो यहाँ पे कैश पेमेंट और प्लस में कितना इक्विटी शेयर इशू किया जाएगा, तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग को वर्किंग नोट बनाना है और बैलेंस शीट हम लोग को रिड्राफ्ट करना है। तो ये हम लोग के पास सम्स में दे रखा हुआ है, ठीक है। अब बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा हुआ है और क्या क्या हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है सम्स में, वो पढ़ लेता हूँ। यहाँ द बैलेंस शीट ऑफ convertible limited unlisted company other than AIFI banking company NBFC and HFC as at 31st March 2021 जो स्टूड एज फॉलो, जिसमें हम लोग के पास इक्विटी एंड लायबिलिटी में दे रखा है शेयर होल्डर फंड, जिसमें शेयर कैपिटल दे रखा है, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, फिर नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग, फिर यहाँ पे करंट लायबिलिटी में दे रखा है अदर करंट लायबिलिटी, और यहाँ पे हम लोग के पास एसेट साइड में दे रखा है नॉन करेंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट में दे रखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर अदर करंट एसेट, फिर नोट्स टू अकाउंट हम लोग के पास है, जिसमें यहाँ पे शेयर कैपिटल में बोला कि 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, और यहाँ पे डीआरएल का रिजर्व हम लोग के पास गिवन है। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दे रखा है 13.5% कन्वर्टेबल डिवेंचर जो 100 लाख का दे रखा है, जिसमें 1 लाख डिवेंचर ऑफ 100 ईच है। फिर अदर लोन है, फिर यहाँ पे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो 15 लाख का गिवन है। तो यहाँ पे डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का जो 15% का लिमिट है वो भी इसके अंदर में ही आ गया, और डीआरआर का जो लिमिट होता है 10% वो भी इसके लिमिट में ही, मतलब जितना का लिमिट था उतना इसमें कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग के पास बैलेंस शीट का इन्फॉर्मेशन है। और आगे क्या क्या दे रखा, तो यहाँ बोला द डिवेंचर आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन 1 जुलाई 2021। द टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर प्रोवाइडेड दैट दे वेर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो यहाँ पे 5% प्रीमियम पे रिडीम करना होगा। तो देखिए डिवेंचर का प्राइस कितना दे रखा है, तो 100 रुपीज़ का प्राइस दे रखा हुआ है, इसमें प्रीमियम अगर 5 ऐड हो जाएगा तो प्रीमियम रिडेम्पशन कितने पे होगा, तो यहाँ पे 105 पे रिडीम होगा डिवेंचर। तो ये समझने में तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ऑल्सो कन्फर्ड ऑप्शन टू द डिवेंचर होल्डर टू कन्वर्ट 20% ऑफ देयर होल्डिंग। तो जितना डिवेंचर होल्डर है उसका 20% ये चाहेगा तो ये कन्वर्ट करा सकते हैं इक्विटी शेयर में, और प्री डिटरमाइंड प्राइस जिसका प्राइस होने वाला है 15.75। तो यहाँ पे इशू जो किया जाएगा इक्विटी शेयर उसका प्राइस कितना होगा, तो इसका प्राइस यहाँ पे हम लोग के पास गिवन है जो है 15.75, ठीक है। और एंड पेमेंट इन कैश, और बचा हुआ जो भी बैलेंस पेमेंट होगा वो कैश में पेमेंट हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से डिबेंचर को 100.05 में रिडीम किया जाएगा, बट डिबेंचर होल्डर को पहले ऑप्शन दिया जाएगा कि 20% जितना का डिबेंचर होल्डर है उसका 20% ये चाहेगा तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा सकता है, जिसका प्राइस होगा इक्विटी शेयर का वो 15.75 प्राइस होने वाला है। और उसके बाद इशू प्राइस ये हो गया, और 20% में ये कन्वर्ट करा सकता है, और बचा हुआ जो अमाउंट होगा वो कैश में रिसीव कर सकता है। तो ये ऑप्शन उसके पास गिवन है। अब इसमें बोला एज्यूम दैट फर्स्ट नंबर पे एक्सेप्ट फॉर 100 डिवेंचर होल्डर होल्डिंग टोटली 25,000 डिवेंचर एंड द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज द ऑप्शन टू मैक्सिमम कन्वर्जन। तो यहाँ पे 25,000 को छोड़ करके बचा हुआ जो भी डिवेंचर था, देखिए टोटल डिवेंचर हम लोग के पास कितना है, तो 1 लाख का, इसमें से 25,000 को छोड़ करके बचा हुआ कितना बचा, तो 75,000। तो ये जो 75,000 डिवेंचर था वो कन्वर्जन करा लिया, और ये जो 25,000 डिवेंचर बचा वो यहाँ पे कन्वर्ट नहीं कराया। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। आगे बोला द इन्वेस्टमेंट रियलाइज एट पार्ट ऑन सेल वैल्यू। तो यहाँ पे जो भी था इन्वेस्टमेंट उसे सेल करके पैसा आ गया। फिर ऑल ट्रांजेक्शन वेयर पुट थ्रू विदाउट एनी लैग, मतलब 1 जुलाई को ही सारा ट्रांजेक्शन हो चुका है। और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे बैलेंस शीट को रिड्राफ्ट करना है, और हम लोग को वर्किंग नोट में बताना है कि कितना इक्विटी शेयर इशू किया जाएगा, प्लस में कितना कैश यहाँ पे होगा नेसेसरी कैश टू बी अलॉटेड यहाँ पे। उसके बाद क्या बोला, सो द कैलकुलेशन रिस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी अलॉटेड एंड नेसेसरी कैश पेमेंट, कितना कैश पेमेंट होगा वो भी हम लोग को बताना है, प्लस में कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होगा वो भी हम लोग को सम्स में बताना है, ठीक है। ये हम लोग के पास सम्स हो गया जो बहुत ही ईजी है। तो आ जाइए अब बनाते हैं। सबसे पहले देखेंगे कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू किया जाएगा वर्किंग नोट में। तो ये रहा हम लोग के पास, ये आ जाते हैं हम लोग यही बना लेते हैं वर्किंग नोट। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 6, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी अलॉटेड। वर्किंग नोट में आ गया हम लोग के पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी अलॉटेड, कितना अलॉट करना चाहिए ये हम लोग निकाल लेंगे। तो देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर कितना है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर ये हम लोग के पास कितना दे रखा है, तो ये हम लोग के पास है गिवन 1 लाख टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर। तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसमें से लेस
डिड नॉट ऑप्ट ऑप्ट फॉर कन्वर्जन, जो कन्वर्जन के लिए ऑप्ट नहीं किया वो हम लोग माइनस कर देंगे। टोटल तो 1 लाख डिवेंचर था, जिसमें से हम लोग को सम्स में यहाँ बोला क्या कि 25,000 डिवेंचर था वो यहाँ पे डिवेंचर कन्वर्ट नहीं कराया और बचा हुआ जो भी था वो कन्वर्ट कराया। इसमें से हम लोग 25,000 माइनस कर देंगे। अब जो यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर बचा जो कन्वर्ट कराने के लिए बोल रहा है वो कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 75,000 जो डिवेंचर होल्डर कन्वर्ट कराना चाहता है अपने आप को इक्विटी शेयर में। तो यहाँ पे 20% ऑफ 75,000 जो कन्वर्ट कराना चाहिए वही तो कन्वर्ट हो सकता है ना। 20,000 ऑफ 20% ऑफ 75,000 तो ये कितना होता है, तो 75% का हम लोग 20% जब करेंगे तो 15,000 जो है वो कन्वर्ट हो सकता है किसमें, तो ये हो सकता है 15,000 डिवेंचर होल्डर जो कन्वर्ट हो सकता है किसमें, तो इक्विटी शेयर में। तो ये समझने में तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए एक बार फिर से, टोटल डिवेंचर था 1 लाख का जिसमें से 25,000 कन्वर्ट नहीं कराया, तो ये कन्वर्ट कराना चाहता है 75,000, बट इसमें से कंडीशन था कि 20% ही इसके होल्डिंग का कन्वर्ट हो सकता है। तो 20% हम लोग 75,000 का किया तो 15,000 है, तो जो कन्वर्ट करा सकता है इसका जो अमाउंट होगा कन्वर्जन कराने के टाइम में वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे रिडेम्पशन वैल्यू ऑफ 15,000 डिवेंचर का 15,000 डिवेंचर का रिडेम्पशन वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे 15,000 इंटू कितना हो जाएगा, तो एक डिवेंचर को रिडीम कर किया जा रहा है 105 में। सम्स में यहाँ पे था ना कि 5% प्रीमियम पे रिडीम किया जाएगा, तो 100 अगर प्राइस था डिवेंचर का तो यहाँ पे 5 हो गया प्रीमियम, तो इस तरह से 105 में, तो इसका जो वैल्यू होगा रिडेम्पशन वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, तो 15,000 इंटू 105, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 15,000 एंड 75,000 ये हो गया। इस टाइम में हम लोग का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा, तो देखिए 15,000 एंड 75,000 15 लाख एंड 75,000 का यहाँ पे वैल्यू है जो रिडेम्पशन वैल्यू है, और एक जो इक्विटी शेयर यहाँ पे इशू किया जाएगा वो कितने का इशू किया जाएगा, तो यहाँ पे गिवन 15.75 का, तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे 15.75 से, तो यहाँ पे आ गया 15.75 से डिवाइड करने के बाद तो ये आ गया 1 लाख जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो जाएगा। तो ये समझ में तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो जाएगा ऑफ ₹10 ईच जिसे इशू किया जा रहा है 15.75। ये तो सिक्योरिटी पे बात बचा हुआ जो 5.75 आएगा वो तो सिक्योरिटी पे में जाएगा, तो ये समझने में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग का पहला पार्ट हो गया, ठीक है। पहला पार्ट में हम लोग देख लिए कि कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू किया जाएगा वो कैसे दिए, तो उसमें देखे कि हम लोग कितना कन्वर्ट कराना चाह रहा है उसका 20% होल्डिंग, और उसमें हम लोग मल्टीप्लाई किए इसके जो रिडीमेबल वैल्यू था उससे, तो हम लोग के पास जो भी अमाउंट आ गया उसमें डिवाइड कर देंगे जो हम लोग के पास पैसा दे रखा हुआ था इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू उससे, तो हम लोग के पास ये अमाउंट आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग को कैश कितना पेमेंट करना है ये भी कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं सेकेंड वाला पॉइंट में, सेकेंड वर्किंग नोट में, कैलकुलेशन ऑफ कैश टू बी पेड टू डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर को कितना कैश पेमेंट किया जाएगा ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर कितना था, ये था हम लोग के पास 1 लाख का टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर, इसमें से कितना कन्वर्जन करा लिया, कन्वर्जन हम लोग के पास कितना करवा चुका है, तो कन्वर्जन सिर्फ और सिर्फ 15,000 ही कराया है, ये हम लोग के पास जो गिवन है 20% ऑफ 75,000 यही तो कन्वर्जन कराया। 15,000 अगर कन्वर्जन करा लिया तो बचा जो डिवेंचर होल्डर वो कितना बचा, तो 85,000, तो 85,000 के बदले तो यहाँ पे कैश पेमेंट करना होगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के पास रिडेम्पशन वैल्यू ऑफ 85,000 डिवेंचर होल्डर, तो ये हम लोग के पास कितना हो जाएगा, तो 85,000 का हम लोग करेंगे 105 एक पे पेमेंट करना था ना, तो 85,000 का 105 से हम लोग मल्टीप्लाई किया तो हम लोग के पास जो हो गया वो आ गया 89,025,000 ये हम लोग के पास क्या आ गया, इतने वैल्यू का यहाँ पे कैश का पेमेंट करना होगा। तो ये हम लोग के पास हो गया कितना कैश पेमेंट करना था प्लस में कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर था ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे बैलेंस शीट ड्राफ्ट कर देंगे। तो आ जाइए यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग बैलेंस शीट ड्राफ्ट करते हैं। सबसे पहला जो हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसमें सबसे पहले जो होता है वो क्या होता है शेयर होल्डर फंड, जिसमें फर्स्ट पॉइंट में शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आ जाएगा, तो चलिए देख लेते हैं। तो शेयर कैपिटल का जो हम लोग के पास गिवन है वो शेयर कैपिटल कितने का था 50 लाख का हम लोग के पास गिवन है, ये आ गया हम लोग के पास 50 लाख का कैपिटल, प्लस में यहाँ पे 1 लाख शेयर तो फिर से इशू किया जा रहा है जो ₹10 का इशू किया जा रहा है, तो यहाँ पे 1 लाख इंटू 10 कितना हो गया, तो ये हम लोग के पास 10 लाख न्यू वाले कैपिटल आ गया 1 लाख इंटू 10, तो इस तरह से शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 60 लाख का। तो 60 लाख में तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेयर कैपिटल हो गया, फिर पहले से 50 लाख था और प्लस में 1 लाख यहाँ पे न्यू इशू हो रहा था
उससे हम लोग का यहाँ पे 10 लाख का कैपिटल बढ़ चुका है। और जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए थे ना, यहाँ पे 1 लाख ऑफ 10 ईच, ये हम लोग के पास शेयर कैपिटल में आ गया। फिर सेकंड पॉइंट में हम लोग देखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग के पास कितना अमाउंट आने वाला है। ठीक है, तो रिजर्व एंड सरप्लस में देख लीजिए कितना है सबसे पहले। तो रिजर्व एंड सरप्लस का जो हम लोग के पास बैलेंस है वो है 90,000 प्लस में 10 लाख प्लस में 10,000। इसे मैं यहीं पे दिखा देता हूँ आप लोग को। रिजर्व एंड सरप्लस का मैं बुक में दिखा दूंगा। ठीक है, इसे एक बार के लिए यहाँ पे इग्नोर कीजिए। ठीक है, तो रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। उसके बाद हम लोग के पास जो था रिजर्व एंड सरप्लस के बाद अदर लोन था, क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरिंग में तो हम लोग डिबेंचर को तो डिपेंडेंट कर दिए थे ना, तो हम लोग के पास अदर लोन बचेगा। तो यहाँ पे आ जाइए सेकेंड टर्म में अदर करेंट लाइबिलिटी, जो नॉन करेंट लाइबिलिटी अदर नहीं होता है, नॉन करेंट लाइबिलिटी होता है, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग में हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ था कि अदर लोन जो 65,000 का दे रखा हुआ है, 65 लाख का, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 65 लाख का, ये हम लोग के पास लोन का हो गया। अब लोन के बाद जो हम लोग के पास गिवन है वो क्या दे रखा हुआ है, तो लोन के बाद जो है वो है अदर करेंट लाइबिलिटी जो है 125 लाख का। यहाँ पे थर्ड नंबर पे करेंट लाइबिलिटी में अदर करेंट लाइबिलिटी जो कितना है, तो 125 लाख का हम लोग के पास ये आ गया। और इसके बाद हम लोग का ये जो टोटल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी का टोटल। नीचे हम लोग एसेट का करते हैं, तो यहाँ पे आ जाइए एसेट्स में सबसे पहला जो हो गया वो हम लोग के पास हो गया नॉन करेंट एसेट, जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कितना अमाउंट आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास गिवन है 160 लाख का। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 160 लाख। और उसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो कितने का है 15 का, तो ये तो बिक गया होगा, क्योंकि नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो था वो डिबेंचर के वजह से था, तो ये तो बिक चुका है, तो इसे हम लोग को लिखना नहीं। फिर है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और अदर करेंट एसेट, तो चलिए लिखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितना होगा और अदर करेंट एसेट में। तो यहाँ पे सेकंड में करेंट एसेट में फर्स्ट नंबर पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और दूसरा जो है अदर करेंट एसेट जो कितने का दे रखा है 200 लाख का, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 200 लाख। और अदर करेंट इसमें देखेंगे तो यहाँ पे 200 लाख है। इसमें से हम लोग पेमेंट किए होंगे डिबेंचर को, डिबेंचर को हम लोग कितना पेमेंट किए थे कैश, तो ये हम लोग वर्किंग नोट में निकाले थे। डिबेंचर को हम लोग किए थे पेमेंट 89,25,000, यहाँ पे लिखेंगे 89,25 का हम लोग पेमेंट किए थे 89 एंड कितना था 25 लाख का हम लोग यहाँ पे पेमेंट किए थे, तो ये हम लोग के पास आ गया। अब यहाँ पे बाकी चीज मैं आप लोग को यहाँ पे बुक से दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे बुक से देख लीजिए, ये हाँ ये वाली वर्किंग नोट में बैलेंस, ये तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे कि सबसे पहले जो हम लोग के पास था वो जो बैंक का बैलेंस था या कैश का बैलेंस था वो कितना था, ये तो हम लोग खुद से भी कर सकते हैं। बैंक का बैलेंस ये 75 लाख था, बैंक का बैलेंस हम लोग के पास कितना था 75 लाख का ही था। यहाँ पे देख लीजिए बैंक का जो बैलेंस था वो हम लोग के पास था 75 लाख का। इन्वेस्टमेंट को सोल्ड किया गया था जो पार वैल्यू पे, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 15 लाख का था, तो यहाँ पे 15 लाख सोल्ड किया गया इन्वेस्टमेंट को। और जो पेमेंट किया गया वो पेमेंट कितना का किया गया, तो पेमेंट है यहाँ पे किया गया था 18,925 का, यहाँ पे 18,925,000 का यहाँ पे पेमेंट किया गया था। तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 75 लाख। इसमें ऐड करेंगे हम लोग 15 लाख को, फिर माइनस हम लोग करने वाले हैं 89,25,000 को, तो हम लोग के पास जो बैलेंस आया वो कितना है 75,000 का। और इसके साथ हम लोग एसेट को टोटल कर सकते हैं, तो यहाँ पे 75,000 प्लस में 20 लाख 200 लाख था ना, 3 जीरो एक और जीरो होगा, तो 200 लाख प्लस में 160 लाख, तो ये जो हम लोग के पास आ गया था वो टोटल कितना आ गया था, तो 360,75,000 का हम लोग के पास एसेट का टोटल आ गया। और लाइबिलिटी का टोटल भी तो हम लोग के पास यही हो जाएगा 360,75,000, ये हम लोग के पास लाइबिलिटी का टोटल आ जाएगा। तो यहाँ तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग एसेट भी कर लिए थे, लाइबिलिटी भी कर चुके थे, और लाइबिलिटी में हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ एक जो बचा हुआ वो रिजर्व एंड सरप्लस है, जिसे मैं आप लोग को बुक से दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए रिजर्व एंड सरप्लस के लिए, तो देखिए बैलेंस शीट में सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग के पास जो अमाउंट दे रखा हो वो दे रखा है 110 लाख का। वो कैसे हुआ था, तो 110 लाख में सबसे पहला जो रिजर्व एंड सरप्लस का था वो था जनरल रिजर्व 90 लाख का, और प्रॉफिट एंड लॉस 10 लाख का, तो यहाँ पे 100 लाख का हो गया था। और यहाँ पे 10 लाख का जो था वो था DRR का। तो ये हम लोग के पास रिजर्व एंड सरप्लस है। अब यहाँ देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में देखिए पहले से था 90 लाख, उसके बाद 10 लाख था, और यहाँ पे DRR में था 10 लाख का, ठीक है। बट यहाँ पे जब क्या किया गया था, प्रीमियम दिया गया था, तो प्रीमियम की वजह से 5 लाख तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, जो 1 लाख डिवेंचर था और उसमें 5 रुपए का प्रीमियम था, तो इसके वजह से यहाँ पे 5 लाख क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये पहला 5 लाख यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो 5 लाख कैंसिल होने के बाद कितना अमाउंट आ गया, तो यहाँ पे 105 ये हम लोग के पास आ गया।
और उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम में तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि जब इशू किया गया था, जब इक्विटी शेयर के यहाँ पे इशू किया गया था, वो 15.75 में इशू किया गया था और उसका फेस वैल्यू कितना था, 10 रुपीज़ था। तो इस तरह से यहाँ पे 5.75 तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम में तो आ गया। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग के पास ये बढ़ जाएगा, जो आ जाएगा 575,000 का। और जब हम लोग इसे सबको ऐड करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ गया, 1,075,000। तो ये हम लोग के पास क्या आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो अगर लिखना चाहोगे यहाँ पे तो लिख लीजिए 90 लाख यहाँ पे पहले से था जनरल रिजर्व में, फिर उसके बाद 10 लाख था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फिर डीआरआर में कितना था, 10 लाख का था। ये था हम लोग के पास गिवन। अब 10 लाख का डीआरआर को हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दे, तो अगर हम लोग माइनस भी कर दें यहाँ पे 10 लाख और फिर से यहाँ पे जनरल रिजर्व अगर हम लोग के पास 10 लाख आ जाएगा तो ये हम लोग के पास मैच ही कर जाएगा, इससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो ये हम लोग के पास पहला हो गया, डीआरआर को हम लोग कैंसिल कर दिया, ठीक है, डीआरआर का। अब इसके बाद जो प्रीमियम यहाँ पे पे किया गया, प्रीमियम पे किया गया किस पे, रिडेम्पशन पे। रिडेम्पशन पे यहाँ पे देखिए रिडेम्पशन का जो वैल्यू था वो था 105 पे, यहाँ पे 5% प्रीमियम पे करना था। तो 5 रुपया जो प्रीमियम यहाँ पे पे किया गया तो उसका भी तो यहाँ पे हम लोग को कैंसिल करना होगा। तो प्रीमियम के बदले कितना पैसा आ जाएगा, तो प्रीमियम के बदले यहाँ पे 5 लाख आ जाएगा, क्योंकि 1 लाख डिबेंचर था, 5 रुपये प्रीमियम, तो यहाँ पे 5 लाख। तो इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 5 लाख को माइनस करेंगे, प्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम वाला तो हम लोग के पास पैसा आ गया था। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग 1 लाख यहाँ पे इशू किए थे जो इक्विटी शेयर, और यहाँ पे इसका जो प्राइस था 15.75, तो 5.75 से दैट इज 5.75 तो हम लोग के पास आ गया। तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे 5.75, तो हम लोग जब ऐड करेंगे तो 90 लाख प्लस में 20 लाख, फिर माइनस जो होगा 5 लाख, और इसमें ऐड हो जाएगा 5.75। तो हम लोग के पास जो टोटल आ गया वो कितना आ गया, ये जो टोटल आ गया ये आ गया 11075,000 ये हम लोग के पास आ गया। अगर हम लोग इसे ऐड करते हैं तो चलिए ऐड करके देख लेते हैं। तो 65 लाख हम लोग के पास था, प्लस में था 125 लाख, प्लस था हम लोग के पास 60 लाख, तो ये हम लोग के पास आ गया 360.75 लाख। तो इसी के साथ हम लोग के पास बैलेंस शीट का डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों ही मैच हो गया, और ये सम्स भी हम लोग का कंप्लीट हो गया, जो था इलस्ट्रेशन नंबर 6।